माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जल शक्ति मंत्रालय के वित्तीय वर्ष 25-26 के अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय जी, जल शक्ति मंत्रालय का बजट 25-26 बहुत अच्छा है, जो भारत सरकार की जल संरक्षण, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, सिंचाई परियोजनाओं के महान संकल्प को दर्शाता है। पर हमारे डीएनएच और डीडी प्रशासन की अनियमित कार्य पद्धति के चलते सरकार के इस महान संकल्प का सर्वनाश हो रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री जी ने एक बार इस संसद में हमारे प्रदेश को लेकर घोषणा की थी कि हमारे प्रदेश ने जल जीवन योजना के तहत 100% संतृप्ति प्राप्त की है। हालांकि मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि माननीय मंत्री जी का बयान पूरी तरह से वास्तविकता से परे है। आज भी डीएनएच और डीडी के यूटी में हजारों घर ऐसे हैं जहां पीने योग्य स्वच्छ पेयजल पहुंचा नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर लोकेलिटी सोसाइटी जहां 50 फ्लैट हो वहां एक कनेक्शन स्थापित करना संतृप्ति का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। कुछ लोकेलिटी में लगभग 80% घरों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाने की आवश्यकता है कि हर एक लोकेलिटी में हर एक घर को एक कार्यशील नल का पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाए। महोदय जी, हमारे प्रदेश समुद्र की गोद में बसे हुए हैं, जहां मीठा भूगर्भ जल की बहुत कमी है, जिसमें भी बढ़ते प्रदूषण के कारण भूगर्भ जल भी बहुत प्रदूषित हो चुका है। हमारे प्रदेश के ज्यादातर बोरवेल का पानी पीने के लायक नहीं रहे हैं और वह भी ज्यादातर बोरवेल के पानी गर्मी की शुरुआत होते ही सूख जाते हैं। ऐसे तो डीएनएच और दमन दीव में साफ पानी की भारी किल्लत हो रही है। आए दिन पानी के लिए बुमाबुम हो रही है। हमारे प्रदेश के बहनें पानी की समस्या को लेकर अब पीडब्ल्यूडी की ऑफिस तक पहुंचने लगी है। पहले जिनके घर नल से जल आता था वो भी विकास कार्य के बलि चढ़ गए। हमारे प्रदेश में बिना प्लानिंग एवं विभागों के आंतरिक संकलन के अभाव में ज्यादातर विकास कार्य सालों साल तक चलता ही रहता है। जहां देखो वहां खुदाई चलती रहती है। हमारे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए नया फंडा निकला है। हमारे प्रदेश में सालों साल से बनी बनाई सड़कों को 3 फीट 5 फीट खोदा जाता है, जिसके चलते आए दिन पानी की पाइपलाइनों को तोड़कर रख दिया जाता है। मैडम 2 ही मिनट हुआ, 2 मिनट तो दे दीजिए। कंप्लीट करिए। मैडम पूरी रात उस दिन भी बैठा था, 2 दिन से वेट कर रहा हूं। 1 मिनट में आप कई जगह तो पूरी पाइपलाइन ही तोड़कर फेंक दी गई है। रास्तों के कार्य पूर्ण होने पर पता चलता है कि पाइपलाइन तो डाली नहीं गई है। ऐसे 4 से 5 साल तक एक ही जगह काम चलते रहते हैं। सब विभागों का आंतरिक संकलन नहीं है। इसके चलते हमारे प्रदेश के काम में बाधाओं के चलते पानी की लाइनें कट जाती है और पानी नहीं मिल पा रहा है। महोदय जी, एक तरफ तो प्रदेश के लोग पानी के लिए त्राहिमाम है। हमारे मंत्री जी हमारे प्रदेश में 100% जल आपूर्ति की बातें करते हैं, पर भूल हमारे माननीय मंत्री जी की नहीं है। हमारे प्रतिनिधियों ने हिम्मतनगर के भ्रष्टाचारी अली बाबा के दबाव में आकर लिखकर दे दिया था कि हमारे प्रदेश में 100% लोगों को घर पर जल से नल के द्वारा जल पहुंच गया है। उनसे लिखवाकर हमारे भ्रष्टाचारी अली बाबा ने शायद अवार्ड भी सरकार से ले लिया होगा। और प्रदेश के लोग पानी की भयंकर किल्लत से जूझ रहे हैं और लोगों को पानी की समस्या हो रही है, तो जनप्रतिनिधि हाथ खड़े कर रहे हैं। महोदय जी, मैं सरकार से मांग करता हूं, भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह हमारे संघ प्रदेश में जल जीवन मिशन की स्थिति का एक व्यापक पुनः सर्वेक्षण करे। इसके अलावा मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वह दमन और दीव में जल जीवन मिशन की संतृप्ति का पूरा करने के लिए एक नई कार्य योजना विकसित करे, ताकि सभी घरों। नारायण जी, नमस्कार। स्पीकर गाరికి ఈ చర్చలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। మొదటిగా మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి, జలశక్తి మంత్రి సిఆర్ పాటిల్ గారికి నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేసుకుంటాను। జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా 2025-26 బడ్జెట్లో 99,503 కోట్లు కేటాయించడము నీటి భద్రతపై వారి అంకిత భావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది। గత కొన్నేళ్లుగా దేశంలోని నీటి సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వ తపన స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది। కానీ నేడు నేను భారతదేశంలో 2వ అత్యల్ప వర్షపాతం నమోదై అనంతపురం జిల్లా తరపున మాట్లాడుతున్నాను। అనంతపురం రాయలసీమలో భాగంగా ఉంది। ఇది సాహసానికి సహనానికి ప్రతీకైన భూమి అయితే దశాబ్దాలుగా నీటి కొరతను ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది। అయితే 2014-2019లో మన నాయకుడు శ్రీ నారా చంద్రబాబు గారి యొక్క నేతృత్వంలో రాయలసీమను సస్యశ్యామలం అభివృద్ధి చేసే దిశగా ఒక మంచి ప్రాంతంగా మార్చేందుకు కృషి చేస్తున్నాం। గౌరవనీయ స్పీకర్ గారికి మా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఏపీ మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు విస్తరించింది। అదేవిధంగా రైతులకు డ్రిప్ మరియు స్ప్రింక్లర్ వ్యవస్థలతో పాటు వ్యవసాయ పరికరాలను అతి తక్కువ ధరలకు అందించింది। ఎన్టీఆర్ జలసిరి పథకం కింద SC/ST రైతులకు 90% వరకు, ఇతరులకు 80% వరకు సబ్సిడీ అందించాం। పట్టిసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టును రికార్డు సమయంలో పూర్తి చేసి గోదావరి కృష్ణా నదులను అనుసంధానించాను।
హంద్రీనివా సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టును దాదాపు 80% పూర్తి చేసి కృష్ణానది యొక్క జిల్లాలని కర్నూలు, అనంతపురం, కడప, చిత్తూరు జిల్లాలకు తీసుకొచ్చాం. అదేవిధంగా పోలవరం దాదాపుగా 70% పూర్తి చేయడం జరిగింది. కానీ గత ప్రభుత్వం మిగిలిన 20% హంద్రీనివా పనులు కూడా పూర్తి చేయలేకపోయింది. పోలవరం ప్రాజెక్టును కేంద్రం ఆమోదించిన నిధులను కూడా దారి మళ్లించి స్వప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించుకుంది. మేము నిర్మించినాము, వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేశారు మేడం. మేము రైతుల కోసం పనిచేస్తాం, వాళ్ళు రైతులను వదిలేశారనే విషయాన్ని ఆంధ్ర ప్రజలు గుర్తించారు. గౌరవనీయ స్పీకర్ గారికి, ఇప్పుడు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు తిరిగి గాడిలో పడింది. గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి గారు పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం 12,157 కోట్లు మంజూరు చేసినందుకోసము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మా లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంది. 2026 జూన్ నాటికి పోలవరం తొలిదశ పూర్తి చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి రైతుకు నీరు అందించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తా ఉంది. అదేవిధంగా హంద్రీనివా ప్రాజెక్టు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మధ్య 963 కోట్లు కేటాయించింది. తదుపరి దశ పనులు కూడా టెండర్లు కూడా అప్పగించబడ్డాయి. ప్రధాన పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. రాయలసీమకు వచ్చే జూన్ నాటికి నీరు అందించాల లక్ష్యంతో మేము పనిచేసుకుంటున్నాం మేడం. అదేవిధంగా రాయలసీమ అభివృద్ధికి ఎంతో ముఖ్యమైన మరో ప్రాజెక్టు కేంద్రం సాయం అవసరం అవుతూ ఉంది. పోలవరం నుంచి బనకచెర్ల రిజర్వాయర్కు నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు మద్దతు కావాలి. మన సీఎం గారి ఆలోచన ఆధారంగా గోదావరి నదిలోని అదనపు నీటిని కృష్ణా మీదుగా పెన్నా నదికి మళ్లించాలంటే లక్ష్యంతో ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా గుంటూరులో, బొల్లపల్లి, నంద్యాలలో, బనకచెర్ల రిజర్వాయర్లు నిర్మించి 80 లక్షల మందికి తాగునీరు, 7.5 లక్షల మంది ఎకరాలకు సాగునీరు ఇచ్చే వచ్చే కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం మేడం. దీనికి సంపూర్ణ మద్దతు కేంద్రం నుంచి కావాలని చెప్పేసి మేము కోరడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం దాదాపు 80,000 కోట్ల రూపాయల పైసలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. గౌరవ స్పీకర్ గారు మొదటి నాటికి ప్రాజెక్టుల్లో పెట్టుబడులు అనుమానం అవ్వడానికి కమాండ్ ఏరియా మేడం ఒకసారి కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్పై కూడా దృష్టి సారించాలి. ఎందుకంటే 2024-25 బడ్జెట్లో 1,400 కోట్లు కేటాయించడానికి ₹1 కూడా వినియోగించలేదు. ఇంకా ఈ ఏడాది బడ్జెట్ని 850 కోట్లకు తగ్గించారు. కాబట్టి కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ కింద కేటాయించిన నిధులు పూర్తిగా వినియోగించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి మేడం. అదేవిధంగా జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా రూరల్ హౌస్ హోల్డ్స్ తాగునీరు అందించడంలో జల్ జీవన్ మిషన్ క్రాంతికర మార్పులు తీసుకొచ్చింది. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ మేడం ఒక నిమిషం కంప్లీట్ చేస్తాను. మాననీయ శ్రీ రాజ్ కుమార్ రోజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన కారణంగా 16,550 కోట్ల 13% కూడా వినియోగించలేదు. ఇప్పుడు కొత్త డిపిఆర్ సిద్ధం చేయబడ్డాయి మేడం. ఇది గతంలో తప్పిదాలను మళ్ళీ పూర్తి చేసి 70,000 सभापति महोदय धन्यवाद, आपने जल शक्ति मंत्रालय पर बोलने की अभिव्यक्ति देने का अवसर प्रदान किया। जब ये जल जीवन मिशन योजना शुरू हुई, देश की आम जनता ने आस लगाई, जो बरसों से 2-3 किलोमीटर तक पैदल चल के अपने सर पे बर्तन उठा के पानी भर के लाती थी महिला, उसने आस लगाई कि हाँ 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत हमारे घर में पानी आ जाएगा। तात्कालीन हम भी विधायक थे, हमने भी विचार किया हम हेडपंप बोरिंग खोद के क्या करें। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सब प्रत्येक घर में पानी आ जाएगा। लेकिन हकीकत क्या हुई? हकीकत ये हुई कि वो महिला आज भी तरस रही है जिसने सपना देखा था कि 2024 तक पानी आएगा, और जिस गति से काम हो रहा है और अभी जो काम हो उस हिसाब से लग रहा है कि 2038 तक, और आपने 2047 तक का वादा कर दिया। सभापति महोदय, देखा है कि हमने जातिवाद धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, इंसान करता है, लेकिन सरकार भी जाति समूह देख कर भेदभाव करती है। और ये आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं कि राजस्थान के अंदर 17,40,000 आदिवासी परिवार रहते हैं। इसमें 5,07,000 आदिवासी परिवारों के घरों में नल पहुंचाने के लिए सैंक्शन जारी की गई, मात्र 29%। और हकीकत धरातल पे 5% आदिवासी परिवार के घरों में पानी गया है। और जिस तरह से ये भेदभाव हुआ है, हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी समुदाय जो ग्रामीण इलाके में रहता है, इनके साथ सरकार हमेशा भेदभाव करती है। सरकार की मंशा होनी चाहिए सबसे पहले गरीब इलाके में, ग्रामीण इलाके में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर इस योजना को तेज गति से लागू करें। सभापति महोदय, जिस तरह से सोतेला व्यवहार किया गया है, इसीलिए हमारा क्षेत्र नए बिल प्रदेश की मांग करता आया है। गुजरात, मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों की स्थिति बताएं। गुजरात में अंदर 20,50,000 आदिवासी परिवार के घर है। सरकार दावा कर रही है कि 100% घरों के अंदर पानी पहुंच गया। मैं खुद हमारे भैसागर, साबरकांठा, विजयनगर, बिलोड़ा जो मेरा संसदीय क्षेत्र के नजदीक पड़ता है, वहां पर गया हूं। कई घर ऐसे हैं जो 1-1 किलोमीटर तक पानी ला रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर भी 49% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर पहुंचाया। झारखंड में 27%, केरल में मात्र 36%, वही पश्चिम बंगाल में 46% पानी आज ट्राइबल इलाके में पहुंचा है। राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन, सभापति महोदय 2 मिनट भी नहीं हुए, मैं पिछले सरकार में हमने 886 करोड़ कड़ना बैक वाटर से गेजी घाटा तक मेरे संसदीय क्षेत्र में परियोजना स्वीकृत कराई। लेकिन वर्तमान जो हमारा राजस्थान की सरकार है वो विकासवादी कम लग के विकास विरोधी लगती है, और इस योजना पे रोक लगा गई। आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है
कि 886 करोड़ करुणा बैकवाटर की परियोजना, साथ ही हमारे घाटोल बांसवाड़ा के लिए 620 करोड़ की स्वीकृत है और श्रीमती बेनेश्वर प्रभा निकट मल्लिकार्जुन जी। सागवाड़ा और साबला के लिए इस परियोजना को स्वीकृत किया जाए। लास्ट अंतिम 1 मिनट में मेरी बात रखना चाहूंगा कि 1966 के अंदर श्रीमती करुणा प्रभा और मल्लिकार्जुन जी। अंतिम Ma'am, I rise to present the demand for grants for the Ministry of Jal Shakti. हमेशा सुना है जल ही जीवन है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान केवल जल संरक्षण में ही है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। Jal Shakti's mission aims for a water secure India, but progress has been limited. Groundwater is depleting, millions lack drinking water, key projects are stalled, and Niti Aayog itself reports 70% of India's water supply to be contaminated. The government fails to fully utilize the budget and meet targets and refuses to support crucial state-center water projects. In Karnataka, projects like Upper Bhadra, Godavari Krishna Kaveri water sharing, Mekedatu, Kalasa Banduri Nala still await central backing. In Karnataka, we have aptly identified this Sarkar and by extension the Jal Shakti mission as Khali Chambu. Ma'am, let me share a few facts, a few of the alternate facts the center uses. The government claims 80% of households have tap water under JJM, but in reality only 62% of these connections are fully functional and meet the 55-litre daily quota. Despite this, JJM faced a 68% cut in 2024-25, highlighting underutilization of funds. The government claims Atal Bhujal Yojana improved water conditions in 8,000 water-stressed panchayats, but only 37% of regions were reached and just 57% of the budget was utilized. Let me repeat, only 57%, madam. I'm concerned about the declining groundwater table in urban areas as well. I urge the ministry to address both rural and urban areas. कुएं में तो पानी है, लेकिन चंबू यानी बाल्टी या बर्तन को भरने की भी सामर्थ्य नहीं है इस सरकार में। Speaker Madam, the government consistently fails to utilize budgeted Jal Shakti funds year on year. Funds they themselves have budgeted. Why not direct these funds to the states it repeatedly overlooks? We Karnataka only get 13 rupees for every 100 rupees we contribute to the center's coffers. Karnataka ranks 22nd out of 34 states in JJM. In financial year 2024-25, the center allocated rupees 3,804 crore for JJM in Karnataka, but has released only rupees 570 crore, while the state spent rupees 4,977 crore, exceeding the agreed upon 60-40 center-state ratio. Despite repeated appeals, protests, the center has not released further funds, while Karnataka has fulfilled its commitment. This is plain authoritarianism. We Kannadigas work hard, pay taxes, only for the center to pocket 87 of every 100 rupees we contribute. This is unjust. Speaker Madam, I would like to revisit a request I've repeatedly made at the past sessions, a challenge for the center to support the Upper Bhadra project. This project supports irrigating 2 lakh hectares in 4 districts of Karnataka, Chikmagaluru, Chitradurga, Tumkur and Davangere. The center had announced rupees धन्यवाद माननीय 5,000. सदस्य, please Ma'am, just complete. 1 second. 5,300 crore for the project, but as I mentioned earlier, they have not माननीय delivered. श्री जी सेल्वर जी। Madam, I just conclude, madam. Last, I just concluded. Just making Now, demands for ಮಾನ್ಯರೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಯ ಟೇಲ್ ಎಂಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಹರಿಹರ, ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಟ್ನಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 5,700 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 150 ಕೋಟಿಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. Finally, I request माननीय the सदस्य ministry श्री to जी release the सेल्वम जी। long-pending dues to Karnataka immediately. Ensure माननीय श्री budgeted आनंद भदौरिया allocations जी। are actually utilized. जल है तो कल है। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं न चाहते हुए भी जल शक्ति मंत्रालय का नाम बदल करके धन संचय मंत्रालय रख देना चाहिए, क्योंकि कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। न बाढ़ का प्रबंधन है, न सूखे का इंतजाम है। नदी जोड़ने का हो
परियोजना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन का बजट हो, चाहे जल संसाधन का हो, चाहे नमामि गंगे का हो, चाहे अटल भूजल योजना का हो, हर मोर्चे पर सरकार विफल हुई है। नदी जोड़ने का अगर आप सीखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने गोमती नदी रिवर फ्रंट का मॉडल जो दिया था, उस मॉडल को सरकार को अपनाना चाहिए। सभापति महोदय, जल जीवन मिशन आजादी के बाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर किसी विभाग में हुआ है तो इस विभाग में हुआ है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो दिल्ली से चली, वो उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते पूरी भारतीय जनता पार्टी उसमें भ्रष्टाचार में डूब करके आकंड तक लबालब हो गई। सभापति महोदय, आज गांव के अंदर, चाहे हमारे क्षेत्र में मोहाली में एक चिताला गांव है, वहां टंकी पूरी की पूरी गिर गई, पूरी सड़कें खोद करके डाल दी आपने, और जो आपने उसमें टोटी लगाई उसमें पानी आ ही नहीं रहा। बाल्टी रख दो, पूरे दिन में बाल्टी नहीं भरेगी। बाढ़ का ये आलम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह, अभी तो मैंने शुरू किया, 2 मिनट में खत्म कर रहा है। बाढ़ का ये आलम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में वहां बारिश के पानी में बाढ़ आ जाती है और नाव चलानी पड़ती है। सभापति महोदया जी, मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। गंगा सफाई के नाम पर जो पीछे कोयले देखेगा। माननीय सदस्य श्री उज्जवल रमन जी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। मैं कहना चाहता हूं, आज़ादी के 75 साल बाद भी प्रयागराज की धरती, जहां बुंदेलखंड की तरह हमारा इलाका है, पठारी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, लेकिन टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है। मैं कहना चाहता हूं, शंकरगढ़ टाउन एरिया है, जहां गर्मियों के मौसम में टैंकर से आज पानी दिया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय का पैसा कहां जाता है पता नहीं चलता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ बड़ोखर एक गांव सभा है, एकदम मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, वहां पर भी पानी की सप्लाई टैंकरों से होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में न पानी पीने का है न सिंचाई का पानी है, तो लिफ्ट कैनाल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये लाल बहादुर शास्त्री का क्षेत्र है, जहां से देश के प्रधानमंत्री चुनकर जाते रहे हैं। इस क्षेत्र की बदहाली का हाल मैं बयां करना चाहता हूं। यहाँ पर लिफ्ट कैनाल बननी चाहिए, टुड़ियाल लिफ्ट कैनाल को बढ़ाकर बड़ोखर को सिंचित करना चाहिए। मझगवा न्याय पंचायत में एक लिफ्ट कैनाल बनानी चाहिए और देवघाट में लिफ्ट कैनाल बनानी चाहिए। ब्लास्टिंग कूप बनाना चाहिए, चेक डैम हमारे इलाके में बनाना चाहिए, और जहां गंगा बहती हो, जहां जमुना बहती हो, लेकिन पानी का अभाव हो, मैं जल शक्ति मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रयागराज के क्षेत्र को बुंदेलखंड की सुविधा दी जाए, ज्यादा से ज्यादा पीने का पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाए, और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, इस क्षेत्र को भी देखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मेरे सभी साथियों ने जल संबंधी हमारे विभाग के बारे में बजट पर चर्चा के दौरान जिस तरह से अपने बातें रखी हैं, जो स्वयं यह दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में पूरे भारत में जल और स्वच्छता के कितना महत्व उसको दिया गया है। मैं अपने सभी साथियों सांसदों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस विषय की गंभीरता को समझते हुए गहन विचार एक कर भी रहे, चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल से जुड़े विभिन्न विभागों को और कार्यक्रमों को एकत्रित करते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्र को समग्र रूप से देखने का दृष्टिकोण विकसित किया है। वर्ष 2019 में पानी के संबंधित बिखरे हुए सभी विभागों और योजनाओं को एकत्रित करते हुए 2 विभागों, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कर पानी की अहमियत नहीं दी,
बल्कि इस क्षेत्र में निरंतर निवेश और पर्याप्त सरकारी फंडिंग सुनिश्चित कर इसे पूरी तरह से समर्थन भी दिया है। 2004 और 14 के दरमियान जो बजट के अंदर हमने देखा हुआ कि उस टाइम की सरकार ने 10 साल के अंदर सिर्फ 1,02,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किए थे 10 साल में, और इसके मुकाबले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2000 से 14 से 24 तक में 4,29,163 करोड़ उन्होंने आवंटित किए हैं। यही बता था कि 4 गुना पैसा देते हुए उन्होंने कितनी अहमियत इस काम के लिए दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार जल राज्यों का विषय होने के बावजूद भारत सरकार सातत्यपूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्यों की क्षमता विकसित करने के लिए उनको तकनीकी सहाय तथा ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय को 99,502 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को रुपये 25,276 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को भी 75,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। आज मैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की कुछ प्रमुख योजनाओं और उनके बजटीय प्रस्तावों को संक्षेप में करना चाहूँगा। जल जीवन मिशन के लिए 15 अगस्त 2019 को नल जल कनेक्शन 3.23 करोड़ थे। सिर्फ 3 करोड़ के आसपास ये कनेक्शन थे जो टोटल उस टाइम के 17% थे। दिनांक 13/3/2025 तक नल जल कनेक्शन कुल 15.52 करोड़ घरों में ये कनेक्शन दिए गए हैं, जो आज की तारीख में सभी कनेक्शन के अंदर 80% होता है। जेजेएम का अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रखा गया था। केंद्रीय हिस्से में 2.7 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए थे। 2025-26 के बजट में आवंटन 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत में प्रयोगशाला की संख्या सीमित थी, 0, जिसे बढ़ाकर अब 2,182 से अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। लगभग 25 लाख महिलाओं को 5 लाख गांवों के अंदर उनको ट्रेनिंग देकर उनको पानी का सैंपल चेक करने के लिए उनको किट देते हुए अपने घर में, अपने गांव में, अपने बच्चों के लिए जो पानी आ रहा है वो किस क्वालिटी का है ये महिला चेक कर सकती है। ये ट्रेनिंग सरकार ने इसके लिए भी दी है कि सरकार को विश्वास है कि जो नल से जल में पानी जाएगा वो शुद्ध पानी होगा और किसी के मन में शंका नहीं होनी चाहिए। ये पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को महत्व देते हुए उनको इसके अंदर जोड़ा है। 2019 में 14,020 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां थी। 14,000 में से अभी सिर्फ 314 बस्तियां रह गई है। इसके अंदर भी बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। 2019 में 7,996 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां थी। अभी सिर्फ 251 बस्तियां ये रह गई है। इसके अंदर भी बहुत बड़ा काम हुआ। जो आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण मानव शरीर के अंदर जो नुकसान होता था और नुकसान को आज हम बचा पाए हैं। शेष प्रभावित 314 और 251 बस्तियों में भी सामुदायिक जल शोधन संयंत्र से सुशिक्षित जल उनको भी आपूर्ति की गई है। आज किसी भी मानव शरीर में इस तरह का पानी नहीं जा रहा है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में काम किया हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रीमर के अध्ययन के अनुसार सुरक्षित पेयजल के 100% पहुंच सुनिश्चित होने से प्रतिवर्ष 1,36,000 बच्चे जो 5 साल के कम आयु के हैं उनकी मौत से उनको बचाया जा सकता है। WHO का रिपोर्ट कहता है कि सुरक्षित पेयजल की 100% पहुंच सुनिश्चित होने पर 4 लाख डायरिया से होने वाली मौतों को हम उनको बचा पाएंगे। ये भी
बहुत बड़ा काम उसके अंदर हुआ है और करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए की बचत भी ये इसके कारण होने वाली है। तो नल से जल और शुद्ध जल देने के जो परिणाम हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। WHO के रिपोर्ट के अनुसार भी 100% पहुंच से 5.5 करोड़ घंटा महिलाओं का समय भी बचा है। महिला खुद तो उसको ट्रेनिंग दिया गया, उसके घर में आने वाला पानी का सुरक्षित है या नहीं वो चेक कर रही है, आपका गांव का पानी भी चेक कर रही है। मगर जो महिलाओं को किलोमीटर तक जाना पड़ता था, घंटों तक बोझ उठा के आना पड़ता था, आज उनको WHO का रिपोर्ट कहता है कि 5.5 करोड़ घंटे महिलाओं के रोज के उसके अंदर बच रहे हैं। ये महिलाएं अपना ये समय अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने आर्थिक उपार्जन में भी ये समय उसका खर्च कर रही है और उनको बोझ उठाने से भी उनको ये मुक्ति मिली है। निर्माण चरण के दौरान 59.9 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष और 2.2 करोड़ व्यक्ति वर्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की भी क्षमता इसके अंदर हुई है। IIM बेंगलोर एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार मिशन के संचालन और रख रखाव में 11.18 लाख व्यक्ति वर्ष के प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना इसके अंदर बनी है। स्वच्छ भारत के मिशन के दरमियान भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया एक व्यापक अभियान है। मिशन के पहले चरण में 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। ये कोई सरकार ने घोषित नहीं किया, सभी गांवों ने, सभी राज्यों ने अपने आप को उन्होंने ये घोषित किया है, शौच मुक्त घोषित गांव किया है। 2014 से 11.83 करोड़ शौचालय बनाए गए, करीब 12 करोड़ शौचालय ये बनाए गए और इस शौचालय की वजह से पूरे देश के अंदर करीब 60 करोड़ लोगों की जो शौच के लिए बाहर जाते थे उनकी आदत में बदलाव आया है। एक क्रांतिकारी कदम हमारे देश में इस स्वच्छता मिशन के कारण ये आया है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। WHO के अध्ययन के अनुसार 2014 से 2019 के बीच में 3 लाख जिंदगियां बची हैं, जल से अलग बची है और ये स्वच्छता के कारण 3 लाख जिंदगियां बची है। यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार रुपये 50,000 प्रति परिवार ये वार्षिक बचत भी हुई है। 2024 में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार प्रति वर्ष 60 से 70,000 बच्चों को जिंदगी बचाई गई है। ये अलग अलग संस्थाओं जो स्वतंत्र संस्था है उनका ये रिपोर्ट मैंने आपको बताया, ये कोई मोदी सरकार का रिपोर्ट नहीं है। इसके लिए विश्वसनीयता पे भी आप कुछ बात नहीं कर सकते। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। इसका लक्ष्य था सभी गांवों को ODA प्लस मॉडल बनाना, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कवर करना और सुनिश्चित करना है कि शौचालय तक हर घर की पहुंच हो और दिखने में भी ये शौचालय साफ और सुथरा दिखना चाहिए। ODA प्लस गांव में शौचालय तक हर घर की पहुंच के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्था ये सुनिश्चित की गई है। ODA प्लस मॉडल गांव के लिए गांव में शौचालय तक हर घर की पहुंच के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा दृष्टिगत स्वच्छता भी सुनिश्चित की जाती है। आज की तिथि में 5,64,000 गांव में ODA प्लस टॉयलेट बने हुए हैं और 4,44,000 गांव में ODA प्लस मॉडल के शौचालय बने हुए हैं। 2025-26 के बजट में कुल आवंटन 7,000 के करीब करोड़ रुपए थे। चरण 1 में 2014 से 14-15 से 2019-20 तक में कुल आवंटन 71,000 करोड़ था। चरण 2 में 2020 से 21 में 2024-25 में कुल आवंटन 31,000 करोड़ ये आपको इसके अंदर आवंटित किया गया था। वेस्ट टू वेल्थ इसी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए
गोवर्धन योजना लागू की गई, जो स्वच्छता, ऊर्जा, जैविक खाद और सतत कृषि को बढ़ावा देते हुए किसानों को अतिरिक्त आय का साधन प्रदान करती है। अध्यक्ष जी, यह योजना विशेष रूप से डेयरी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। सीबीसी संयंत्र के माध्यम से गोबर को स्वच्छ ऊर्जा में बदला जा रहा है, जिसमें उनकी आय बढ़ती है और पारंपरिक ईंधनों का भी निर्माण उससे घट रहा है। 145 निर्भरता घट रही है। 145 वाणिज्यिक सीबीसी सर्वत्र संयंत्र कार्यरत है, जिनको 850 टन मैट्रिक टन बायोगैस प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। 889 सामुदायिक बायोगैस संयंत्र संचालित हो रहे हैं, जिनकी 39,000 घन मीटर प्रतिदिन बायोगैस उत्पादन क्षमता ये बढ़ रही है। गुजरात में सहकारी आंदोलन में इस योजना को सफल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका और निभाई है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य की प्रमुख दुग्ध सरकारी समितियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर 20 से अधिक सीबीसी संयंत्र और 30,000 से अधिक व्यक्तिगत बायोगैस इकाइयों की स्थापना का ये संकल्प किया है। सरकार के साथ सहकार एक बहुत बड़ा काम, जन भागीदारी के साथ हर क्षेत्र में जो काम करने की माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो इच्छा है वो इसके अंदर आपको दिख रही है और उसके परिणाम भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बजट के प्रस्ताव पर भी आपसे चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 2025-26 के लिए रुपये 2500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को उद्देश्य बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर सिंचाई क्षमता ये बढ़ाना है। माननीय अध्यक्ष जी, 2016 से AIBP परियोजनाओं को कुल रुपये 18,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। साथ ही राज्य के हिस्से से तो नाबार्ड के द्वारा 34,432 करोड़ का ऋण राज्यों को मुहैया कराया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को करीब रुपये 2900 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन भी ये दिया गया है। अब तक कुल 63 बड़ी योजना और मध्यम योजना पूरी की गई है और 26.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता विकसित की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, कमान और क्षेत्र विकास का जल प्रबंधन योजना, कमान क्षेत्र विकास में लगभग 2025-26 के लिए 850 करोड़ का प्रावधान इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई क्षमता के उपयोग का बढ़ाना तथा सहभागी सिंचाई प्रबंधन को भी बढ़ावा देना है। अप्रैल 2016 से इस योजना के अंतर्गत कुल 3,129 करोड़ की केंद्रीय सहायता इसमें जारी की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, हर खेत को पानी, इस योजना के तहत 2025-26 के लिए रुपये 1100 करोड़ का प्रबंधन इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और नाना मंत्री ने किया है। सतही लघु सिंचाई एवं जल निकायों के मरम्मत, पुनर्जीवन और पुनर्स्थापन RRR योजनाओं का उद्देश्य छोटी परियोजनाओं के द्वारा खेतों तक पानी ये पहुंचाना है। अप्रैल 2016 से इस योजना को अंतर्गत कुल रुपये 5,541 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई है तथा रुपये 4.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास इसके अंदर किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, केन बेतवा लिंक योजना, केन बेतवा नदी लिंकिंग योजना का लक्ष्य 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए इसके अंदर पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को इसके अंदर पीने का पानी मिलने वाला है। इसके अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दिसंबर 2021 को 44,605 करोड़ की लागत पर मंजूरी दी है। अब तक इस योजना पर 10,723 करोड़ रुपए का खर्च
हुआ है। और इसके महत्व की बात यह है कि दोधान बांध उसका काम निर्माण कार्य भी 2.5 साल से शुरू हो गया है। मोदी जी के काम की रफ्तार इसके अंदर दिखती है। कल हमारे कोई साथी सांसद पूछ रहे थे कि पता नहीं है कब शुरू होगा, कब पूरा होगा। ये मोदी की सरकार है, ये समय से काम शुरू करते हैं, समय से पहले पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया। 2030 तक ये योजना खत्म हो जाएगी। 2025-26 के लिए ले चलेंगे आपको लाल जी। हाँ, अब भी आना। 2025-26 के लिए भी 2400 करोड़ का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, गंगा के अलावा अन्य नदियों के संरक्षण हेतु यह योजना राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को समर्थन देती है। 2941 MLD क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किए गए हैं। 2025-26 के लिए रुपये 558.09 करोड़ का ये प्रावधान इसमें किया गया है। बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम में भी 2025 के लिए रुपये 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी कार्यों, जल संसाधन परियोजनाओं की जांच तथा बांग्लादेश, भूटान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ बाढ़ पूर्वानुमान सहयोग हेतु सहायता प्रदान करती है। माननीय अध्यक्ष जी, पोलावरण सिंचाई योजना 1907 से वो विलंबित थी। कई सालों तक अलग अलग सरकारें रही, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2015 में करीब 15,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा देकर वो काम शुरू करवाया है। और अभी इस साल भी करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा देकर 2026 तक एक काम पूरा करने हेतु उन्होंने आंध्र प्रदेश को भी सूचित किया है और उनको पैसा भी दे रहा है। 85 साल से 85 साल से विलंबित ये योजना के बारे में न कभी उसने कुछ किया, न किसी ने कुछ बोला। ये जो काम बाकी था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। इसके अलावा अगस्त 2024 में कैबिनेट ने परियोजनाओं को 12,000 की मंजूरी देते हुए 5,512 करोड़ की केंद्रीय सहायता अभी तक उनको दे दी गई है। 2025-26 में इस राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए रुपये 5,936 करोड़ का बजट का प्रावधान भी किया गया है। यही बताता है कि समय पर योजना पूरी करने के लिए धन भी आवंटित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस परियोजना से 2.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी। विशाखापट्टनम के लिए 23.44 TMC जल आपूर्ति की जाएगी। 540 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 28.5 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। यानी बहुत बड़ा काम इसके अंदर भी सबको लाभ होने वाला है। अब मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की कुछ प्रमुख केंद्र और क्षेत्र योजनाओं के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा। नमामि गंगे मिशन, इसके लिए भी 3400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फरवरी 2025 तक 6,335 MLD क्षमता वाली 206 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 3,446 MLD क्षमता वाली 127 परियोजनाएं पूरी हो गई है, जिसकी स्वीकृत लागत 16,821 करोड़ रुपये है। जबकि अन्य परियोजनाओं के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक रुपये 21,531 करोड़ एक खर्च भी हुए हैं। स्वीकृत 5,158 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क में से 4,543 किलोमीटर का कार्य ये पूरा हो गया है और बाकी का कार्य भी बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। जल गुणवत्ता में सुधार आया है। पिछले कुछ वर्षों में गंगा नदी की जल गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है, जो निरंतर प्रयासों का
परिणाम है। उत्तराखंड में 2015 में नदी की धारा बीओडी 5 mg थी, लेकिन 2022 तक यह अप्रदूषित श्रेणी बीओडी 1 में आ गई है। 5 में से बीओडी 1 पे आ गया। उत्तर प्रदेश में 2015 में गंगा की धारा बीओडी 15 mg थी, जो 2022 तक सुधार के बाद अब बीओडी 1 पर आ गई है। ये बहुत बड़ा काम इसके अंदर हुआ है। इसी तरह वर्ष 2015 में बिहार में गंगा की धारा बीओडी 25 mg थी, लेकिन 2022 तक इसमें सुधार के साथ अब ये बीओडी 1 श्रेणी में आ गई है। बिहार में 15 से 1 पर ये बहुत बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल में भी 2018 में गंगा की धारा बीओडी 15 थी, वो भी बीओडी 8 पर आई है। उसमें भी अभी कमी लाने की कोशिश ये जारी है। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार गंगा नदी के पुनर्जीवन में नमामि गंगे कार्यक्रम की उल्लेखनीय सफलता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र परिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक ने इसे दुनिया की शीर्ष 10 पुनर्स्थापन प्रमुख पहलों में शामिल किया है। मोदी है तो मुमकिन है। गंगा डॉल्फिन में जो सुधार की इफेक्ट क्या आती है? जो पहले गंगा मैली थी, आज गंगा में सुधार आने के कारण आप देख सकते हैं कि जो डॉल्फिन जो गंदे पानी में नहीं जी सकती, उसमें भी गंगा परिस्थितिकी तंत्र में सुधार को गंगा डॉल्फिन की बस्ती संख्या में प्रमाणित किया गया है। वन्य जीवन संस्थान के 2018 के आधारभूत आंकड़ों को और वर्तमान अध्ययन की तुलना में करने पर गंगा डॉल्फिन की जनसंख्या 3,330 प्लस थी, उससे बढ़कर वो 3,926 हो गई है। अब गंगा नदी के उन हिस्सों में भी डॉल्फिन दर्ज की गई है जहाँ पहले उनकी मौजूदगी दर्ज नहीं थी, जैसे बिठूर में प्रयागराज के बीच का हिस्सा। इसके अलावा भाभई और बागमती नदियों में भी पहली बार डॉल्फिन देखी गई है। अटल भूजल योजना में भी इस योजना के लिए 1780 करोड़ का ये आवंटन किया गया है। 150 जिले में डाक जोन है, उससे कई ब्लॉकों में डाक जोन है। उसकी वजह से वहाँ बोर नहीं कर सकते, कुएं नहीं करने, वो प्रतिबंधित है। और वहाँ के जो किसान हैं वो बिना पानी अपने खेत में कोई फसल नहीं कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल भूजल योजना द्वारा पहले इस तबक्के में 80 जिलों को लेकर वहाँ पर काम शुरू किया, और इस साल एक साथ जो 150 जिले सभी को उसके काम शुरू होगा। हमारा टारगेट है कि आने वाले और 1 साल के बाद तक पूरे देश में एक भी जिला डार्क जोन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम आपके से भी मदद मांग रहे हैं। इस योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों के लिए जल सुरक्षा योजनाएं सामुदायिक परामर्श से तैयार अद्यतन की गई है। 6.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल दक्ष कृषि पद्धतियों के अंतर्गत लाया गया है। 61 ब्लॉक और 1333 पंचायतों में भूजल स्तर में सुधार दर्ज हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, भूजल प्रबंधन और विनियम यह योजना भूजल के बेहतर प्रबंधन और शासन हेतु चलाई जा रही है, जिसमें एक्वीफियर मैपिंग कार्यक्रम की शामिल है। इस योजना के लिए 509 करोड़ का बढ़ा हुआ प्रावधान ये प्रस्तावित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, नदी बेसिन प्रबंधन योजना के अंदर भी उत्तर पूर्वी राज्यों के मास्टर प्लान के सर्वेक्षण, जांच, अद्यतन, बाढ़ नियंत्रण के कटाव रोकथाम कार्य को सुगम बनाने के लिए रुपये 243 करोड़ का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जल मिशन, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि जल शक्ति अभियान के दरेन कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 2021 में कैच द रेन के लिए एक योजना बनाई थी। 2024 सितंबर 6 सितंबर को सूरत के एक कार्यक्रम में वर्चुअल जब वो जुड़े थे,
जब उन्होंने कहा था कि जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करनी चाहिए और इसके कारण, और उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए सब लोगों ने कोई ना कोई योगदान देना चाहिए। उन्होंने वहाँ पर जो शब्द प्रयोग किए थे कि कर्म भूमि से मातृभूमि, जन्मभूमि के लिए नहीं कहा, क्योंकि कई लोग उनके जन्मभूमि अभी अलग अलग स्टेट है, उसकी वजह से उन्होंने मातृभूमि शब्द प्रयोग किया था। और उनके मोदी साहब के आह्वान के ऊपर आपने देखा होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी जो सूरत के प्रवासी व्यापारियों थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम शुरू किया है। अलग अलग राज्यों में एनजीओ के साथ, कई योजनाओं के साथ भी उसकी मदद लेते हुए ये 5 महीने के अंदर मोदी जी का जो रिस्पॉन्स मिला है वो भी देखने जैसा है। 8.30 लाख ये जो जल संचय के लिए जो स्ट्रक्चर बने हैं, इसकी वजह से पानी निकालने के लिए नहीं, पानी जमीन में उतारने के लिए बने हैं। इसके कारण जहाँ जो मोदी साहब कहते हैं कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। हमारे यहाँ करीब 4000 BCM बारिश होती है। हमारी आवश्यकता है 1120 BCM की, और हमारी 2050 तक हमारी आवश्यकता हो जाएगी 1180 BCM की। आज हमारे पास जो संसाधन है उसके अंदर जो हम जल संचय कर सकते हैं वो सिर्फ 750 BCM है। हमारे पास इतने बड़े बड़े डैम हैं, उस सभी डैम की टोटल कैपेसिटी सिर्फ 250 BCM है। हमें जागना पड़ेगा, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और इसीलिए दूरंदेशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को जागरूक करके उनका सहकार मांगते हुए ये जमीन के अंदर ये पानी उतर कर गाँव का पानी गाँव के लोगों को मिले, खेत का पानी खेत में मिले, इसके लिए जो योजना बनाई है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और योजना बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम 31 मई तक हमारा टारगेट 10 लाख का था और 10 लाख से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम 31 मई तक बना लेंगे और उसको भी जारी रखेंगे। हमें विश्वास है आप सबका भी उसमें सहयोग रहेगा। मैं गुजरात के सभी एमपीओ का भी आभार व्यक्त करूंगा कि सभी एमपीओ ने, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़ रुपया ये जल संचय के लिए उन्होंने कलेक्टर और डीडीओ को अपने ग्रांट में से दिया है और वो भी वहाँ काम कर रहे हैं। मैं सभी सांसदों को भी विनती करूँगा कि आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में ये जल संचय के लिए अपनी ग्रांट में से कुछ हिस्सा करके अपने क्षेत्र में भी काम कीजिए। मैं